Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the literary theory feminism. Feminism है क्या basically? Basically, it's a word feminism that is coined word by the Charles Fourier. और हम फेमिनिज्म को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स. मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई और डिफेंड करने के लिए वीमेन के पोलिटिकल सोशो इकनॉमिक राइट्स और राइट फॉर द वोट के लिए. इसमें मुख्तलिफ फीमेल जो हैं राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की फेमिनिज्म के हवाले से. इनमें सबसे पहला जो नाम आता है क्रिस्टाइन दी पियाजा का नाम आता है. शी चैलेंज द मेल वॉइसेस, जो कि 14th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की. फिर उसके बाद अबहारा बहन है 17th सेंचुरी में जिसने विमेन के जो राइट्स ऑफ वुमेन है उसको सपोर्ट किया 17th सेंचुरी में. फिर मैरी विल्स्टन क्राफ्ट है जिन्होंने 18th सेंचुरी में एक मास्टरपीस लिखा विंडिकेशन राइट्स ऑफ वीमेन. और यहाँ से आगे कंटिन्यूशन हुई वर्जीनिया वुल्फ के वर्क की, अ रूम ऑफ द वंस ओन. और ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने वीमेन को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने राइट्स को डिफेंड कर सकें. वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक द वीमेन मस्ट रिजेक्ट द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ द फीमेलनेस. उस सोशल कंस्ट्रक्ट को रिजेक्ट कर दें जो सोसाइटी ने फीमेल के लिए, फीमेल राइटर्स के लिए इस्टेब्लिश की है. सोशल कंस्ट्रक्ट बेसिकली वो एक ऐसा इन्वायरमेंट, वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो सोसाइटी खुद ही क्रिएट करती है और एक्सेप्ट करती है. इसी तरह जैसा कि हमारी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल्स के रोल जो हैं डिफाइन होते हैं, ठीक है. और इसी तरीके से वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि सिर्फ सोशल कंस्ट्रक्ट को रिजेक्ट ही ना करें, बल्कि इस्टेब्लिश एंड डिफाइन देमसेल्फ, खुद अपना पहचान, अपना नाम पैदा करें, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो अपना करियर या अपनी फील्ड हो. इसी हवाले से दूसरा जो फेमस नेम है वो सीमन दी बोआ है, जो कि फ्रेंच राइटर थी. उनका फेमस जो वर्क था द सेकंड सेक्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है. उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दैट वाज बेस्ड ऑन द यूरोपियन सोसाइटी ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. और उनके नज़दीक जो यूरोपियन सोसाइटी है दैट इज़ अ पेट्रारिकल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पे वीमेन के जो रोल हैं मेल ही होते हैं, जो कि वीमेन के रोल को सोसाइटी के अंदर डिसाइड करते हैं. और इसके अलावा ये यही वजह है कि वीमेन को अदर कंसिडर किया गया है, इन्फीरियर कंसिडर किया गया है, सेकेंडरी कंसिडर किया गया है. और यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो वुमेन को जो रोल है नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, वेदर इन द गवर्नमेंट और इन द चर्च. कहीं भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं नजर आती. अब अदर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एडवर्ड साइड का कॉन्सेप्ट ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. कि जो ओरिएंटल है दे वर कंसिडर टू बी द अदर्स, या करप्ट कंसिडर किए जाते हैं, इन्फीरियर कंसिडर किए जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेंटल या वेस्टर्न वर्ल्ड की परसेप्शन है अबाउट द ऑक्सीडेंटल. इसी तरीके से साइमन दी बोआ जो थी उसने कहा था कि दैट वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन रादर बिकम्स अ वुमेन. शी वांट्स अ वुमेन डिफाइन देमसेल्फ एज द ऑटोनमस बीइंग. औरत को अपने आप को ज़रूरत है कि वो अपने आप की रिकग्निशन करवाएं एज अ ऑटोनमस बीइंग, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट के तौर पर. और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करें. सेकेंड वन जो है कैट मेलिट है, एंड शी इज़ द अमेरिकन, शी इज़ एन अमेरिकन राइटर हैं. और इन जो जिन्होंने जो है फेमिनिज्म को जो डिफाइन किया वो इस तरीके से कि दैट द बॉर्न सेक्स इज़ आइदर मेल और फीमेल. कोई भी बॉर्न सेक्स है, कोई भी सेक्स जो है जब इस दुनिया में आती है, जब बॉर्न होता है, वो जो बेबी होता है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है. बट द जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट. जो जेंडर होते हैं, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी का क्रिएटेड है, जिसका ह्यूमन बींग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इट डजेंट मैटर मेल और फीमेल. इसी तरह वो कहती हैं कि सोसाइटी टेल्स द वुमेन व्हाट शी शुड डू एंड व्हाट शी शुड नीड टू डू. और इसी तरह उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं. और इसी तरह बॉयज शुड बी असर्टिव, कि उनको फोर्सफुल होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए. अब इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें इस हवाले से कि जब हम अपनी बेटियों की परवरिश कर रहे होते हैं, बेसिकली वी आर टेलिंग टू देम कि दे आर द गर्ल्स और दे हैव टू स्पीक सॉफ्टली, पोलाइटली, हम्बली एंड एज कम्पेयर टू द बॉयज़. और बेटों को हम ये कि दे आर द मेल डोमिनेंट, हम उनको ये रियलाइज़ करवाते हैं. और देर दैट्स वाई देयर एटीट्यूड्स आर एग्रेसिव
एंड दे आर मोर कॉन्फिडेंट, और जब वो बात कर रहे होते हैं दे डोंट लाइक टू बी रिलक्टेंट, और जो वीमेन होती हैं ऑलवेज जो है रिलक्टेंट फील करती हैं जब किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती हैं। जो कम्युनिकेशन के अंदर उनका एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है, वो बेसिकली वो पहली जगह, पहली दरसगाह उनका घर ही होता है जहाँ से वो उनके जो मेल और फीमेल्स के जो रोल्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। अब सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे ग्रो करता है हमारी सोसाइटी में, वो कैट मेलिट कहती हैं कि ये जो सारा है ग्रो करने की वजह, ये हम जो ग्रो करवा रहे हैं सोसाइटी में, मेल और फीमेल का जो रोल है, मेल और फीमेल जो जेंडर के हवाले से सोशल कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रोपोगेट कर रहे हैं हम अपने कल्चर के थ्रू या अपने मीडिया के थ्रू। जैसे पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर, इसके अंदर वीमेन को हमेशा ऑप्रेसिव दिखाया जाता है और मेल को डोमिनेंट दिखाया जाता है। इवन के अगर आप इंडियन कल्चर में देखें, व्हेन दे आर सर्विंग टू द फूड टू देयर husbands or your fathers, they have to wait till they have to finish their meal and then they would be able to eat anything. So ये ऐसा discriminated और exploitation of women है जो कि social constructed है। इसी तरीके से women को प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं दिए जाते। अब जेन ऑस्टन का जो नॉवल था प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसकी बेस्ट एग्जांपल था, जिसमें दे हैव टू सेव देयर ओन प्रॉपर्टी, उनको अपने घर को सेव करना था। दैट्स वाई एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट और मुख्तलिफ जो सिस्टर्स थी, दे वर ट्राइंग टू गेट मैरी विद द रिच मैन और विद द कज़न, और कोशिश कर रही थी अगर कज़न से शादी हो जाती तो वो जिस घर में उसके पेरेंट्स या वो सब रह रहे हैं, दे कैन सेव इट। ये ऐसा एटीट्यूड है जो कि उस सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखें, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो अब 1960 का टाइम ले लें, 1960 का वो जो टाइम है, दैट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत ज़्यादा जो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गया। इन्होंने जो बहुत ज़्यादा राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, उनमें से जो राइट थे वो सोशल राइट थे, पॉलिटिकल राइट थे, पर्सनल राइट थे, प्रोफेशनल राइट्स थे, इसी तरह साइकोलॉजिकल राइट्स है ह्यूमन के, इसी तरह एस्थेटिक, उनकी जो जो एक ह्यूमन बींग्स की बेसिक जो इंस्टिंक्ट के अंदर क्वालिटी होती है एस्थेटिक सेंस, उसको प्रोटेक्ट करना, फिर इकोनॉमिकली उनको प्रोटेक्ट करना, इन राइट्स के बारे में। जैसे कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से अगर आप देखें मेल और फीमेल जो टेलर्स होते हैं, दे आर टेकिंग द डिफरेंट पीस ऑफ सैलरी, और जो मेल हैं दे वर गेटिंग द लार्जर, लाइक अगर 700 वो ले रहा है तो फीमेल जो टेलर्स हैं वी आर पेइंग टू 350 या 400, उससे लेसर हम अमाउंट में हम पे कर रहे होते हैं। सो ये एक फीमेल जो टेलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल टेलर्स, हम जब इसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आपको इकोनॉमिकली हम जो है उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी वीमेन को, और उनके एडवोकेट उनके राइट्स को। और इसी तरीके से उनको जो वर्किंग कंडीशन है वीमेन को वैसी ही हासिल हो जैसे मेल को हासिल है, उन्हें इक्वल राइट्स दिए जाए इस सिलसिले में। अब 1980 के अंदर एक फेमस और नेम है जो एनेट कुलैडनी, जिसने एक आर्टिकल लिखा था डांसिंग थ्रू द माइनफील्ड। अब उनके नज़दीक, एनेट के नज़दीक कहती हैं कि फेमिनिस्टिक क्रिटिक बिलीव दैट लिटरेचर इज वुमेन अराउंड द फैलोसेंट्रिसिज्म। फैलोसेंट्रिसिज्म किस चीज़ का सिंबल होता है? बेसिकली फैलोसेंट्रिसिज्म इस बात का सिंबल होता है कि मेल डोमिनेंस है, जो पावर का जो मंबा है वो बेसिकली मेल है। जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर रोल या हमारे सोसाइटी में डिसीजन किए जाएंगे, हमारे घरों में डिसीजन किए जाएंगे, बेसिकली दैट डिपेंड ऑन द मेल। और जो जितनी भी हमारा लिटरेचर, और यही वजह है कि हमारा जो लिटरेचर है वो डिपिक्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को, और उसमें मेल डोमिनेंस आपको नज़र आएगी, और आपको ऐसे लगेगा कहीं ना कहीं वो उसमें सुपीरियर रोल जो होगा मेल का ही होगा। अगर इसी तरह आप शेक्सपियर के वर्क को देखें तो वो हमेशा उसमें आपको कहीं ना कहीं वीमेन के जो है उसको डिग्रेड या एक्सप्लोटेशन नज़र आएगी। जैसे कि उसके एक फेमस कोट है उसका, फ्रेलिटी इज द नेम ऑफ द वुमेन। वो वुमेन को वीक से चीज़ों से तशबीह दे रहा है। सो अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर, अपने लिटरेचर के अंदर, अपने प्ले के अंदर, बेसिकली जो हैमलेट के अंदर वो डिपिक्ट करता है वुमेन को एज अ वीक के तौर पर, एक वीक ह्यूमन बीइंग के, और एज अ खुद को एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट पोजीशन में शो कर रहा होता है। इसी तरीके से वो एनेट कहती हैं विच सीम्स टू डिपिक्टेड एज द सेंटर ऑफ पावर, और यही कंसिडर किए जाते हैं जो हमारे फैसले सोसाइटी के अंदर होंगे वो सारे के सारे मेल डोमिनेंट होंगे। पेट्रियार्कल सोसाइटी है और हमारा लिटरेचर जो है इन सब चीज़ों को डिपिक्ट करता है।
अब नेक्स्ट वन जो नेम आता है हमारे उसके अंदर टॉरल मॉय है, जिसने एक ऐसे लिखा था फेमस फेमिनिस्टिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के हवाले से। अब मॉय कहती है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द वन ऑफ द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के जो वो कहती हैं कि बेसिकली अब ज़रूरत है कि जितने भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हैं दे हैव टू चैलेंज एंड क्रिटिक द मेल डोमिनेट विजन। ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर, जो लिटरेचर के अंदर और कल्चर के अंदर जो एक मेल डोमिनेंट जो फैक्टर बहुत ज़्यादा क्रिएट हाईलाइट किया गया है, अब ज़रूरत है कि हम औरतें इसको चैलेंज करें और इस पर क्रिटिक करें। ठीक है, मोए ने अपने फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऐसे में इसको डिपिक्ट किया। इसी तरह वो कहती हैं अब ज़रूरत है अटैक कर दिया जाए, रिजेक्ट किया जाए इस फेलोसेंट्रिक अजम्पशन को कि मर्द ही पावर का मंबा है, मैन इज़ द सेंटर ऑफ पावर। इसको अब आप इसको ख़त्म करके आपको फीमेल को भी जो है एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करने की ज़रूरत है अपने लिटरेचर के अंदर। यहाँ पे हम इसमें 3 वेव्स को भी डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म की। फर्स्ट वेव जो कि 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी और अब अर्ली 20th सेंचुरी के हवाले से अगर आप देखें तो विच वॉज मेनली कंसर्न विद वीमेन राइट टू वोट। यहाँ पे पहली जो वेव थी उसका कंसर्न था वीमेन को राइट, ये जिस तरह मेल को वोट करने का राइट हासिल है इसी तरह वीमेन को भी हो। और फर्स्ट वेव ने इस बात को भी बहुत ज़्यादा फोकस या फोकल पॉइंट रखा कि हाउ द मेल ऑथर्स एंड द नावलिस्ट, जितने भी मेल ऑथर्स थे, नावलिस्ट थे, हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग द वुमेन इन देयर वर्क। क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो जाहिर है इसमें जो करेक्टर्स हैं, जो फीमेल जो करेक्टर्स हैं, जो मेल राइटर्स या ऑथर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो वो बेसिकली डिपिक्ट ही करेंगे अपनी सोसाइटी को। क्योंकि जो हमेशा लिटरेचर होता है वो अपने टाइम को डिपिक्ट करता है, अपनी एज को डिपिक्ट कर रहा होता है, और उसमें जो कल्चर, उसकी वैल्यूज नॉर्म, उससे आपको उसकी जो शेडोज हैं, ट्रेसेस हैं, आपको उसके नजर आते हैं। इसी तरह क्रिटिक्स ऑफ दिस टाइम कंसिडर हाउ द नॉवेलिस्ट डिस्क्रिमिनेट एंड मार्जिनलाइज द वुमेन कैरेक्टर्स। किस तरीके से वो मार्जिनलाइज, किस तरीके से उनको दबाते हैं और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को कैसे उन्होंने करेक्टर्स को अपने लिटरेचर में पोर्ट्रे किया, और सेकंड किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, उन्होंने इस बात को फोकल पॉइंट बनाया। और इसी तरह मैलेट का जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है हाईलाइट द डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अगेंस्ट द वुमेन, और उसने एड्रेस किया कि हमारे सोसाइटी के अंदर हमारा जो बिहेवियर है औरतों के साथ वो बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वुमेन की। फिर सेकेंड वेव के हवाले से उन्होंने ये एड्रेस किया, जो फेमिनिस्ट राइटर्स थे या फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट थे, वो 1960 और 1970 का जो टाइम था, दे वर एड्रेस द डिफरेंट मूवमेंट, जो लिबरेशन ऑफ द लीगल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं। अब लीगल और सोशल राइट्स के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस किया। एक तो वुमेन का एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स को, सेकंड जो है इस पेट्रारिकल सोसाइटी के अंदर वुमेन को एजुकेशन का राइट दिया जाए, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का, इसी तरह करियर के हवाले से उन्हें फ्रीडम दिया जाए, डिवोर्स का राइट दिया जाए। इसी तरह अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती, ये उसका अपना पर्सनल जो सोशल राइट है, इस तरह इनहेरिटेंस का राइट है, वो वीमेन को दिए जाए। अब थर्ड वेव जो है, बेसिकली जो थर्ड वेव थी वो सेकंड वेव की कंटिन्यूशन ही थी, कंटिन्यू ही कर रही थी उन सारे जो लिबरेशन ऑफ मूवमेंट थी उनको। इसमें उन्होंने जो बेसिक जो था इसमें हाईलाइट किया 1990 के टाइम के अंदर कि वुमेन को किस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है। और इससे पहले क्या होता था कि वुमेन को नॉन एग्जिस्टेंट कंसिडर किया जाता था, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चर्च हो, ना होने के बराबर था, सेकेंडरी और अदर कंसिडर किया जाता था। अब वुमेन के जो इश्यूज हैं जिसके अंदर जेंडर है, जिसके अंदर जेंडर डिस्कोर्स है, जिसमें वायलेंस है, ऑपरेशन है, और इसी तरह वुमेन को एड्रेस किया जाने लगा। अब जो नेक्स्ट वन है वो है फेमिनिस्ट थ्योरी के हवाले से। फेमिनिस्ट थ्योरी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि फेमिनिस्ट जो थ्योरी थी बेसिकली अंडरस्टैंड द जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर की जो इनइक्वलिटी है उस पर उसका फोकस था कि किस तरीके से मेल और फीमेल्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या पावर हो या रिलेशनशिप हो। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो आप पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो आप देख लेंगे कि जिस तरीके से जो आपको पूरी पॉलिटिक्स के अंदर भी इनइक्वल
पार्टिसिपेशन नज़र आती है, मेल डोमिनेंट ज़्यादा है एंड फीमेल गेन, ऑल दो दे आर ट्राइंग टू गिव इट, लेकिन ना होने के बराबर है। ऑल दो कि हमारी माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट कि हमेशा जो पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। वैसे तो हम लोग वी आर सेइंग टू दैट द फीमेल पॉपुलेशन इज़ मोर देन द मेल, लेकिन जब हमें पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन को राइट्स को हवाले से उनकी रिप्रेजेंटेशन का बात आती है तो हम इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, चाहे वो पावर है, आपस में रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के राइट्स हैं, चाहे इनहेरिटेंस, ये प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हैं, इसी तरह वुमेन का इंटरेस्ट और राइट, इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को उन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरी के अंदर एड्रेस किया। अब मैं जो सेकेंड वेव के हवाले से सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ। जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसके अंदर जो मेन जो प्रोपोगेट की गई चीज़ वो ये की थी कि वुमेन को भी मेल ही की तरह सेम इक्वल राइट्स वाले वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किए जाए। जो फैसिलिटीज़ मेल को दी जा रही हैं वही फीमेल को। और इसकी एग्जांपल उन्होंने सबसे पहले जो हुई स्ट्रगल वो यूएसए के अंदर हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और ब्रिंग द वुमेन टुगेदर इन द फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, और फिर औरतों का जो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव रोल है उसकी तरफ फोकस किया जाने लगा। अब जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है इसको गायनोक्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, जिसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स थे। इनमें से एक जो मेजर एस्पेक्ट ये था कि जो जितना भी फीमेल राइटर्स है उनका जो वर्क है, ऑथर्स हैं, चाहे वो पोइट्री है, ड्रामा है या जो नॉवल है, उसके अंदर फीमेल के जो वर्क है उनको एग्जामिन किया जाए, अच्छी तरीके से उसका एनालिसिस किया जाए और उन्हें भी उसी तरह पॉपुलैरिटी या रिकग्निशन दी जाए जैसे कि मेल को दी जाती थी। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें मिल ऑन द फ्लॉस जो एक नॉवल लिखा गया था जॉर्ज एलियट ने, वो एज अ पेन नेम एज अ मेल राइटर के तौर पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन उनका रियल जो नेम था वो मैरी एन एवन था, ठीक है। तो ये वो ज़रूरत थी कि उनको रिकग्निशन दी जाती जैसे मेल को दी जाती है। तो सेकंड वेव के अंदर ज़्यादा इस पे फोकस किया गया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पे फोकस किया गया कि हम जो जितना भी लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि हमें ज़रूरत है हम चीज़ों को कंसिडर करें कि जब हम लिटरेरी वर्क का एनालिसिस करें तो हम मेल और फीमेल ऑथर्स हैं उन दोनों के जो वर्क हैं उनके साथ हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सो कंसिडरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन इन द लिटरेरी वर्क बाय द बोथ मेल एंड द फीमेल ऑथर। और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जितने भी ऑथर्स हैं, चाहे मेल हैं ऑथर हैं या फीमेल ऑथर्स हैं, वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं लिटरेरी वर्क, जो लिटरेरी वर्क है उसके अंदर वुमेन के करेक्टर्स उनको पोर्ट्रे करने में। इसी तरह उन्होंने कहा कि ज़रूरत थी कि सेकंड वेव के अंदर ये भी इस बात को मद्देनज़र रखा गया जो कैनन ऑफ लिटरेचर हैं जो कि फीमेल राइटर्स ने लिखे हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। जितने भी कैनन्स या सूल या प्रिंसिपल लिखेंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, एक्सप्लोर करें। मकसद क्या था, दरअसल हम फीमेल्स राइटर्स या ऑथर के लिए एनालिसिस के लिए इनका अपना ही फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करें और इनके अपने ही मॉडल्स प्रोड्यूस करें जो कि खुद इनकी राइटिंग को ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, क्रिटिकल एनालिसिस जो भी करें। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल राइटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फीमेल राइटर्स की कंट्रीब्यूशन को अगर हम उनको अब्लॉज करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, उनको वैसी रिकग्निशन दें, उनके कैनन्स को एक्सप्लोर करें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम अपने ज़हनों में ये बात याद रखें कि हम औरत को हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश करें। वो तभी पॉसिबल है जब हम उनके वर्क को, मेल और फीमेल वर्क को रिकग्निशन दें, उनके कैनन ऑफ प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करें, उनका जो हमारा जो मेल और फीमेल जो ऑथर्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है लिटरेरी वर्क में फीमेल जो वुमेन पर, वो उसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्रिटिसाइज करें द वुमेन हैव बीन ट्रीटेड एंड मिस ट्रीटेड इन वेरियस कल्चर, जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है जिसमें वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इवन के दे आर नॉट गिविंग द इनहेरिटेंस राइट, ठीक है, जो इनहेरिटेंस राइट, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, दे आर नॉट गिविंग, ऑल्दो के इस्लाम हैज़ गिवन द राइट्स लाइक सन द डॉटर, इसी तरह सिस्टर्स के रोल। तो बेसिकली वो डाउरी के नाम पर वो जो एक कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर फीमेल को, और वे समझते हैं कि दे आर फुलफिलिंग द ऑल द
द राइट्स ऑफ द वीमेन। तो ऐसा नहीं है, तो ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों को एड्रेस करें, किस तरीके कहाँ कहाँ और किस किस कल्चर के अंदर वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ट्रीटेड और मिस ट्रीटेड किया जाता है, चाहे वो कल्चर है चाहे वो लिटरेचर है। इसी तरह सीमन दी बोवा और एलन श्वाल्टर थी, इन दोनों ने बेसिकली ड्यूरिंग दिस स्टैब्लिश द ग्राउंड वर्क फॉर द फेमिनिस्ट थ्योरी। ये वो राइटर थी जो सीमन दी बोवा और एलन श्वाल्टर जो थी, इन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरीज के लिए एक, आप समझे, एक फ्रेमवर्क, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, हेल्प टू स्प्रेड मोर ब्रॉडली। अब ये वो राइटर्स थी जिन्होंने आगे मुख्तलिफ मॉडल्स को इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट की कि मुख्तलिफ थेरीज इस्टेब्लिश करें फीमेल राइटर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आती हैं वो है एलन श्वाल्टर। जो एलन श्वाल्टर है उनकी एक बुक बड़ी फेमस है, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ठीक है, अब लिटरेचर ऑफ देयर ओन को देखें, और ब्रिटिश वुमेन नॉवलिस्ट ब्रॉन्टे टू लेसिंग 1977। श्वाल्टर, अब ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके अलावा आप अगर श्वाल्टर ही की मॉडल को देखें तो इसने वुमेन की राइटिंग को 3 फेजेस में डिवाइड किया। 3 फेजेस, एक फेमिनिन फेज है, एक फेमिनिस्ट फेज है और एक फीमेल फेज है। सबसे पहले जो फेमिनिन फेज था, उसमें वो ये कहती है कि अब क्या है कि इन दिस फेज द वुमेन, जो राइटर्स, जितनी भी राइटर, वट एवर दे रॉट, दे हैव टू फॉलो द सेट रूल्स ऑफ द मेल ऑथर्स। जो रूल्स लिटरेचर के अंदर मेल राइटर्स 80 और 90-20 में बनाते थे, वही जो रूल्स और सेट ऑफ रूल्स थे फीमेल राइटर्स को फॉलो करने पड़ते थे। उनको ना ही इजाज़त थी कि वो डिबेट करें, ना ही क्वेश्चन करें, जो भी वो रोल या जो भी इमेज पोर्ट्रे कर रहे थे लिटरेचर के अंदर, और वीमेन को इजाज़त नहीं थी कि वो क्वेश्चन कर सकें। उन्हें वही रूल्स और सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने थे और अवॉइड करना था डिबेट और क्वेश्चन को, और उन्हें वैसे ही लिखना था जैसे कि मैन लिख रहे थे, और बाय यूजिंग द मेल। अब इसमें जो फेमस 2 नेम आते हैं, इसमें जॉर्ज एलियट आते हैं जो जिन्होंने पेन नेम इस्तेमाल किया था, इसी तरह शार्लेट ब्रॉन्टे, फेमस नॉवल जो इनका जेन एयर से, ये 2 राइटर्स थी जिससे आप फेमिनिन फेस के अंदर जिसमें आप पेन नेम इन्होंने इस्तेमाल किया इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने दे वांटेड टू राइट बट दे हैव टू फॉलो द सेट रूल्स ऑफ द मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और उस लिटरेचर के अंदर इन्हें उसी सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ा। सेकंड जो फेज था वो था राइजिंग इश्यूज से, राइजिंग जितने भी इश्यूज थे उनको राइज करने का टाइम था। अब वुमेन बिगेन टू क्रिटिसाइजिंग द वुमेन ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी इन लिटरेचर। अब वुमेन ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, चाहे लिटरेचर था या हमारी सोसाइटी थी, इन दोनों के अंदर वुमेन को जहाँ जहाँ क्रिटिसाइज किया था, मिसट्रीटमेंट किया जा रहा था उनके साथ, उन सब से रेलिवेंट जो इश्यूज थे, लिटरेचर हो चाहे सोसाइटी, इन सबको एड्रेस किया जाने लगा। और इसके अलावा जो इशू था वुमेन ऑपरेशन इन द सोसाइटी, इसके भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब होना ये शुरू हो गया, जो फीमेल राइटिंग थी जो कि जिसे मेल राइटर्स को फॉलो करना पड़ रहा था, अब उन्होंने थीम ऑफ द जेंडर क्रिटिसिज्म को अपनी राइटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, और उनका जो मेन थीम ऑफ जेंडर क्रिटिसिज्म इन देयर वर्क हुआ। और अगर तीसरा फेज देखें तो हम फीमेल फेज कहते हैं इसको। इस फीमेल फेज में हम 1920s का जो टाइम लिए कि 20वीं सदी से लेकर अब तक जितना भी हम उसको कंसिडर करते हैं फीमेल फेस राइटिंग, जो औरतों के राइटिंग स्टाइल में था। अब औरतें जो है ना, अब उन्हें समझ आ गई थी कि अब उन्हें एग्रेसिव आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन्हें कोई सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो अपने वर्क को अथेंटिकेट प्रूव करने के लिए कि वो दूसरों की मेल जो डोमिनेंट है फैलोसेंट्रिसिज्म को ओबे करें उनको, बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि वट एवर दे विल राइट इज वैलिड, कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो ये वो फेज था जब वुमेन राइट्स बिगेन टू मूविंग मेयरली प्रोवाइडिंग द फीमेल पर्सपेक्टिव। अब उन्होंने सिर्फ फीमेल को नहीं और दूसरे इश्यूज को भी एड्रेस करना शुरू किया। अब उन्हें इस बात से कंसर्न नहीं थी जो वो लिख रही हैं उन्हें रिकग्निशन मिलेगी कि नहीं। अब उन्हें आर्गुमेंट्स और टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने क्रिएटिविटी पर इनोवेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, टुवर्ड फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। अब ये जो वर्क है जिसमें एलन श्वाल्टर ने रॉट द एसे टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट पोइटिक लिखा, ये एलन श्वाल्टर ही थी जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था गाइनो क्रिटिसिज्म। और इसमें उन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें की थी कि अब औरतों को आगे मूव करने की ज़रूरत है। कहाँ से?
दे मस्ट कंस्ट्रक्ट द फीमेल फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सेट ऑफ रूल्स डेवलप करने की ज़रूरत है फॉर द एनालिसिस ऑफ द वुमेन लिटरेचर, कि वुमेन का जो लिटरेचर है इसी फ्रेमवर्क जो कि फीमेल का बनाया हुआ उसी के थ्रू उसका एनालिसिस किया जाए टू डेवलप अ न्यू मॉडल। और ज़रूरत है जो नए से नए जो मॉडल हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, लेकिन जो नए मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए जाएं दैट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस रादर दैन टू अडॉप्ट द मेल मॉडल्स एंड थीरीज। कहते अब ज़रूरत है कि जो फीमेल राइटर्स हैं तो अपने वर्क को एनालिसिस करें किसके थ्रू, न्यू मॉडल्स के थ्रू, और जो न्यू मॉडल्स हैं वो बेस कर रहे हों जो फीमेल राइटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेस पर, उनकी स्टडी के बेस पर, और ना कि ये कि हम औरतें जो हैं वो मर्दों के बनाए हुए मॉडल्स और उनकी थेरीज को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट करें। इसके बाद अब थोड़ा सा अगर आप मूव करें गायनोक्रिटिक्स के हवाले से, गायनोक्रिटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज द गायनो क्रिटिक्स, और गायनो क्रिटिसिज्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है 4 मॉडल वर इंट्रोड्यूस अंडर द बायोलॉजिकल मॉडल है, एक द लिंग्विस्टिक मॉडल है, एंड साइको एनालिटिक मॉडल है, द कल्चर मॉडल है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि गायनोक्रिटिसिज्म में इन मॉडल्स को क्या इनकी क्या मीनिंग है। अब जो बायोलॉजिकल मॉडल था, बायोलॉजिकल मॉडल में बेसिकली उन्होंने जो वीमेन थी उसको, उसकी फीमेल साइकी को और उसकी जो फीमेल जो कहते हैं ना सेल्फ शेप थी उसको यूटिलाइज किया अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर। फीमेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो थे उनको पोर्ट्रे किया और एक इंटीमेट टून का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नॉवल, पोइट्री, ड्रामा उसको लिखा। तो इसमें बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर बेसिकली फीमेल साइकी और सेल्फ शेप बाय द सेल्फ रोल सोशलाइजेशन के थ्रू जो है राइटिंग वो प्रोड्यूस की गई। अब सेकंड जो मॉडल है वो लिंग्विस्टिक मॉडल है। अब इसके अंदर जो लिंग्विस्टिक मॉडल जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है इसमें एड्रेस किया द नीड ऑफ फीमेल डिस्कोर्स एज द आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ लैंग्वेज बिटवीन मैन एंड द वुमेन। अब क्या यहाँ फीमेल डिस्कोर्स को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और बहस किस पर की गई, फीमेल डिस्कोर्स को एज अ मौजू के तौर पर, टॉपिक के तौर पर लिया गया और उसे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है मेल राइटिंग और फीमेल राइटिंग, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या क्या है। जैसे अगर आप लिंग्विस्टिक मॉडल के हवाले से देखें तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हैमलेट है, जो कि जिसका फेमस जो है कोड है वो है कि जो वीमेन है जो हमेशा नाम ही है वीकनेस का, तो फ्रेलिटी इज द नेम ऑफ द वुमेन, या फिर फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन। ये उनका जो शेक्सपियर का जो फेमस था कोट उसके हवाले से कि किस तरीके से फीमेल डिस्कोर्स को इस्तेमाल किया गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि मेल और फीमेल राइटिंग स्टाइल और लैंग्वेज में कितना डिफरेंस है। फिर तीसरा जो मॉडल था वो साइको एनालिटिक मॉडल था जिसके अंदर फीमेल साइकी को फोकस किया गया, ठीक है, और उन्होंने फीमेल साइकी के अलावा किस तरीके से जो फीमेल राइटिंग है जो कि फ्लैक्स भी है, फ्लूइडिटी है उसमें फीमेल राइटिंग के, उसके अंदर एक ग्रेसफुलनेस है जो है किस तरीके से उसे पोस्ट किया जाता है मेल राइटिंग के थ्रू और मेल जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसके थ्रू। अब जो मेल फीमेल राइटिंग जैसे टू द लाइट हाउस को अगर हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसमें एक फेमिनिस्टिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। या डोल हाउस जो प्ले है उसके अंदर भी आप देखें तो आपको नोरा का जो करेक्टर है जिसमें उसको फीमेल साइकी को डिपिक्ट किया किसी तरह एक मेल डोमिनेंट और पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें उसका हस्बैंड जो ऑलवेज वांटेड कि हिज वाइफ शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है, और किस तरीके से वो डिपिक्ट कर रहा था फीमेल साइकी को वो प्ले। तो वो यही कह रहे थे साइको एनालिसिस मॉडल फोकस ऑन द फीमेल साइकी एंड हाउ इट इफेक्ट द राइटिंग flex and fluidity of the female is opposed with the male writing and rigidity and structure। या हम मिल ऑन फ्लॉस की भी दी मिल ऑन द फ्लॉस की भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें जॉर्ज एलियट ने, मैरी एन एवन ने लिखा। इसी तरह हार्ड टाइम्स को चार्ल्स डिकन को ले सकते हैं, ठीक है, ससी जियोप है, इसी तरह डोल हाउस है, हर्निक इब्सन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जहन में रखिएगा कि किस तरीके से फीमेल राइटर
को फीमेल जो करेक्टर्स हैं उनको पोर्ट्रे किया गया। इन डॉल हाउस के अंदर द मिल ऑन द फ्लॉस के अंदर, और इस तरह हार्ड टाइम्स में चार्ल्स डिकन का ससी जूक का जो करेक्टर है उसको। इसी तरीके से कल्चर मॉडल के हवाले से अगर देखें तो कल्चर मॉडल बेसिकली शो कर रहा होता है सोसाइटी किस तरह से औरतों पर इफेक्ट डालती है, किस पर, कि जब वो कोई भी औरत जब कोई गोल सेट करती है या कोई उसका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और किस तरीके से वो अपने करियर के हवाले से काउंसलिंग कर रही होती है, तो सोसाइटी किस किस तरह से उसको इफेक्ट डालती है। द कल्चर मॉडल शोज द हाउ द सोसाइटी शेप्स द ह्यूमन गोल रिस्पॉन्सेज एंड पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है इसके अंदर जब वो कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम करेक्टर्स को देख रहे होते हैं फीमेल करेक्टर्स के हवाले से, ठीक है। इसी तरह हम फीमेल करेक्टर्स के हवाले से उसके जो टेक्स्ट लैंग्वेज है उनको रीड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह किस तरीके से जो राइटर है, ऑथर ने पोर्ट्रे किया है उन करेक्टर्स को, ऑथर का एटीट्यूड देख रहे होते हैं। और इसी तरीके से हम ऑथर की जो कहते हैं ना, आप कह सकते हैं जो अपेयरेंस होती है वो बेसिकली डिपिक्ट करती है कम्युनिटी अबाउट द सोसाइटी एज अ होल। इसी तरह इंटर करेक्टर रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे हम फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म है उसमें रीड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर।